अच्छा, सबसे पहले हम सेल टैक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। इसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट करेंगे और फिर इनकम टैक्स जो है वो वीकेंड पे करेंगे, 2 दिन में हो जाएगा। वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो सेल टैक्स एक्ट 1990, ये ईयर भी आपने याद रखना है। द सेल टैक्स एक्ट 1990। अब एक्ट और इनकम टैक्स जो है ना वो ऑर्डिनेंस है। सबसे पहले ये सवाल है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। जो एक्ट है वो असम्बली के थ्रू, एक ऐसी बिल जो असम्बली के थ्रू पास होती है, जिसे नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बली वो पास करती है ना, उसको कहते हैं एक्ट। और ऑर्डिनेंस वो होता है जो इमरजेंसी बेसिस पे प्रेसिडेंट खुद बिल पास कर दे, खुद उस पर साइन करके उसे लागू कर दे पाकिस्तान के अंदर या किसी जगह, तो उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो अब ये जो सेल टैक्स एक्ट है ये 1990 का है। तो अब तक ये अमेंड हो चुका है, आपके कोर्स में भी यही है। 30 जून 2021 तक जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वो आपके कोर्स में शामिल हैं। और इस फाइल में ना जो रेड कलर की चीज़ें हैं ना, रेड की हुई हैं, वो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं। जितनी भी आप देखेंगे ना इसमें रेड कलर की चीज़ें होंगी, जिनको रेड किया गया होगा, ये जैसे ये है, ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सेल टैक्स का। सेल टैक्स को टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये देखें, चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आपने चैप्टर्स के नेम याद करने हैं। अभी बेशक ना करें, लेकिन पेपर में जाने से पहले नेक्स्ट वीक जो हमारा रिवीजन होगा ना, तो उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करके जानी है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, और इसी तरह चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, और चैप्टर 4, 5, टोटल जो है ना इसके 10 चैप्टर हैं। ये आपको फिगर याद होनी चाहिए कि टोटल इसके, टोटल 10 चैप्टर। और साथ में इसके जो स्केजुअल्स हैं वो हैं 12 स्केजुअल्स, ये भी याद रखना है। शेड्यूल या स्केजुअल्स वो टोटल 12 हैं, और उनमें से 4 ओमिट हो गए हैं, पहला, दूसरा, चौथा और सातवां। यानी आप इस तरह याद रख सकते हो 1, 2, 4, 7, 1247, 1247। ये आपने फिगर याद रखनी है, 1247, यानी पहला, दूसरा, चौथा और सातवां ये उमेट है। ये स्केजुअल अब उमेट हो गए हैं। ये सेल टैक्स में आप नीचे जाके स्केजुअल देखेंगे तो ये नहीं होंगे। टोटल 10 चैप्टर, 12 स्केजुअल, जिनमें से 4 ओमिटेड। कौन कौन से? 1, 2, 4, 7। और इन स्केजुअल्स में इन्हीं जो ऊपर चैप्टर्स की डिटेल होती है ना, वो डिटेल ही दी होती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने बैलेंस शीट वगैरह देखी होगी, तो बैलेंस शीट की फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट वो बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, लेकिन उसकी डिटेल जो है ना वो नोट्स में जाके बताते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में। इसी तरह ये स्केजुअल भी इसी तरह है। ये जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें रेफ़र करेगा, ये थर्ड स्केजुअल है, थर्ड स्केजुअल पे इतना टैक्स लग रहा है। फिफ्थ स्केजुअल में जाएं, फिफ्थ स्केजुअल में जो चीज़ें हैं उस पर इतना टैक्स लगेगा। तो उस स्केजुअल में जाके हम वो चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पे कितना कितना टैक्स लग रहा है। तो स्केजुअल्स में चीज़ों की डिटेल होती है। अगर यहाँ पे वो डिटेल दे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा।
और इसके अलावा आपने याद रखना है जो टोटल सेक्शंस है ना सेल टैक्स के, वो 76 सेक्शंस हैं टोटल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, टोटल 76। तो 2-3 मेन चीज़ें थी जो मैंने कहा आप सोचा कि आपको यहाँ बता दूँ, फिर उसके बाद हम सेल टैक्स को स्टार्ट करते हैं। 10 इसके चैप्टर हैं, 12 स्केजुअल हैं, और जो स्केजुअल हैं उसमें से 4 ओमिटेड हैं, 1, 2, 4, 7, और इसके टोटल जो सेक्शंस हैं वो 76 सेक्शंस हैं। और कुछ सेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम याद करेंगे। जैसे डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का है। इसको आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन किस सेक्शन में है, सेक्शन 2 में है। ये सेक्शन 3 है, ये फिर ये उसका जो है ना सब सेक्शन या सब क्लास समझ लें। और ये भी ओमिटेड जहाँ लिखा हुआ है मतलब ये ओमिट है। सारे सेक्शंस नहीं याद करने, मेन याद करने हैं। ये याद करना है कि चैप्टर नंबर 2 जो है ना उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। सेक्शन जो 3 है ये नाम अहम है कि स्कोप ऑफ टैक्स इसका नाम है। तो ऐसे मेन चीज़ें आपको याद करवाऊँगा, सारे ये नाम नहीं याद करने आपने। और ये अहम है, जो ज़ीरो रेटेड है ना, ज़ीरो रेटेड वो सेक्शन 4 से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। और ये वाला भी अहम है, चार्ज इन द रेट ऑफ टैक्स, वो सेक्शन 5 से। ये जब रिवीजन कर रहे होंगे तो उस पर दोबारा आप लोगों को ये दिखा दूँगा, आपको याद हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं वैंस की बुक से। वैंस की बुक ने सेल टैक्स को किस तरह एक्सप्लेन किया है। सेल टैक्स की जो लैंग्वेज है, चाहे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, या फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, इनलैंड रेवेन्यू के कोर्स में ये तीनों ही टैक्स हैं, इनकी लैंग्वेज काफ़ी टफ़ है। इसने साथ में उर्दू का सहारा लेके स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यहीं से पढ़ाता हूँ, बीकॉम के स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब कुछ ये पेजेस हैं, ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ने। जब हम पूरा सेल टैक्स ख़त्म कर लेंगे ना, ये पूरे सेल टैक्स की समरी है, तो ये एक बार आप देख लेंगे इसको। जब हम पूरा सेल टैक्स ख़त्म कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें एक तरह की ऐसे समझे रिवीजन के लिए, और ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये एक MCQs है। ये देखें, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने अगर रिवाइज़ करना हो पूरा सेल टैक्स, तो आप ये रिवाइज़ कर सकते हैं। 71 जो है ना पॉइंट्स हैं, ऐसे समझे 71 ये MCQs हैं, इंतहाई अहम तरीन MCQs। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्केजुअल्स के आपने नाम भी याद रखने हैं, कि फर्स्ट और सेकंड तो ओमिट हो गया, थर्ड स्केजुअल किस चीज़ से डील करता है, फिफ्थ, सिक्स, और उसके बाद ये सारे इनके नाम हैं, इन स्केजुअल्स के ना नाम हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपने डिटेल याद रखनी है, और ये याद नहीं रखना कि इस 12th स्केजुअल में कितनी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें, और उन पर कितना कितना टैक्स लग रहा है, वो नहीं याद करना। सिर्फ हल्की फुल्की इनके डिटेल, हल्का फुल्का नाम के 12th स्केजुअल में है क्या चीज़, किस चीज़ को डील करता है, बस इतना। अच्छा, ये सारी चीज़ें ज़बानी याद करने वाली हैं, ये अभी नहीं याद करनी, बाद में। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपने याद करनी है सिमिलैरिटीज़। सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ये भी जब दोनों टैक्स पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये याद करवाऊँगा। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन सेक्शन 2 में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, रिकॉर्डिंग तो लगाई नहीं थी। एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर में कौन नहीं होगा, हु इज़ ब्लैक लिस्टेड, जो ब्लैक लिस्ट है वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा, और जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुकी है वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। और इसके अलावा हु फेल्स टू फाइल द रिटर्न, आपने ये सेक्शन नहीं याद करना, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, मेन सेक्शन पूछे जाएंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना है, हु फेल्स टू फाइल द रिटर्न ऑफ 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड, जिसने 2 कंसेक्टिव सेल टैक्स पे ना किए हों वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। यानी जो सेल टैक्स हर महीने पे किया जाता है, उसने 2 कंसेक्टिव सेल टैक्स पे नहीं किए तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा।
और इसके अलावा हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जिसने इनकम टैक्स भी पे नहीं किया ना, वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। और इसके अलावा हु फेल्स टू फाइल 2 कंसेक्टिव मंथली आर एनुअली विद होल्डिंग टैक्स। अब विद होल्डिंग टैक्स के बारे में मैं आपको बता चुका था कल ही, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टाइम क्योंकि हमारे पास कम है। और देखें 124 इसके पेज हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र करना है। विद होल्डिंग टैक्स मैं बता चुका था, जिसने 2 कंसेक्टिव यानी 2 विद होल्डिंग टैक्स भी पे ना किए हों तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, एक्टिव टैक्स पेयर वो डिफाइन नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो ब्लैक लिस्ट होगा वो नहीं होगा एक्टिव टैक्स पेयर, जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी वो भी नहीं होगा। नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड, जिसने 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड में सेल टैक्स पे ना किया हो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, जिसने इनकम टैक्स फाइल ना किया हो, इनकम टैक्स पे ना किया हो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। और लास्ट में जिसने 2 कंसेक्टिव विद होल्डिंग टैक्स भी पे ना किया हो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये तो थी पहली डेफिनेशन। अब आते हैं हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन है एसोसिएट। अच्छा, ये जो डेफिनेशन हैं ये क्यों बताई जा रही हैं? अब आगे जाकर ना डिफरेंट चैप्टर्स में वो सिर्फ ये वर्ड यूज़ करेगा एक्टिव टैक्स पेयर। अब एक्टिव टैक्स पेयर में कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है वो आप डेफिनेशन में यहाँ समझ के जाएंगे। इसी वजह से जो है ना उसने डेफिनेशन वाला चैप्टर पहले रखा है और सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया कि जब भी मैं इन चीज़ों का मतलब लूँगा तो आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे एसोसिएट्स है, एसोसिएट या एसोसिएटेड पर्सन, ये बड़ा टेक्निकल है और जो सेल टैक्स में सबसे मुश्किल डेफिनेशन यही है, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो कहता है, इसे मैं आपको उर्दू में दिखाता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है इसने, आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। अच्छा, इसी इंग्लिश को वो उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा है। एसोसिएट पर्सन की तारीफ मीन्स से शुरू होती है, यानी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है और ऑर्डिनरी डेफिनेशन की बजाय कानून की तरफ से अता करदा मानों में इस्तेमाल होगी। जब भी ये पूरे आप सेल टैक्स ले लें या इनकम टैक्स ले लें, जब वो वर्ड मीन यूज़ करेगा, मीन का मतलब है जो ये अब बता रहा है ना उसकी वो डेफिनेशन होगी। वैसे एसोसिएट को आपने गूगल नहीं कर लेना, एसोसिएट या एसोसिएटेड पर्सन को गूगल में उसका मीनिंग कुछ और होगा, या मुख्तलिफ किताबों में कुछ और होगा, डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट रखा होगा, उसका मीनिंग दिया होगा। लेकिन हमने वो मीनिंग लेना है जो ये सेल टैक्स बयान कर रहा है, ठीक है ना। जब भी वर्ड मीन्स आएगा तो आप यहां देखें कि यहां मीन्स से वो शुरू कर रहा है। ये देखें, एसोसिएट्स, एसोसिएटेड पर्सन मीन्स, यानी अब ये बताएगा कौन है। आपने जनरल अंडरस्टैंडिंग का सहारा नहीं लेना, बल्कि इसको देखना है कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले वो ये कहता है कि सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक 2 पर्सन आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे, 2 पर्सन आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे जब इन 2 पर्सन में रिलेशन कुछ इस तरह हो। कैसा रिलेशन? एक के बारे में रीज़नेबल तवक्को कायम की जा सके कि वो दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए ना आप पार्टनरशिप के बारे में जो है ना समझें। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। तो वही जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप के बारे में ना यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर एक पर्सन दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक या दूसरे के बिहाफ पे, ठीक है ना, काम कर रहा है, तो वो दोनों पर्सन, एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है वो भी, और जो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है वो दोनों एसोसिएट है। अब ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह के हमें पता है पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं, और सब एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। अब सेल टैक्स एसोसिएट को इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी मर्ज़ी से काम कर रहा है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट हैं। और इसी तरह आप इस दायरा कार को बढ़ा भी सकते हो कि अगर 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं, एक पर्सन बाकी 3 लोगों की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, 4 लोगों की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, तो वो भी एसोसिएट होंगे एक दूसरे के। अच्छा, ये आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके अलावा
इसके अलावा वो कहता है इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन और उसका रिश्तेदार आपस में एसोसिएट होंगे। अब रिश्तेदार की डेफिनेशन भी ये जाके बताएगा, कौन सा रिश्तेदार, वो दूर के रिश्तेदार नहीं, बहुत दूर के, वो रिश्तेदारी को ये खुद एक्सप्लेन करेगा भाई कौन कौन से रिश्तेदार एसोसिएट हो सकते हैं। अब कोई भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इंडिविजुअल है, यानी कोई एक पर्सन है और उसका रिश्तेदार भी उस बिजनेस में है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे, उन दोनों को कहेंगे एसोसिएट। अच्छा, आगे है एओपी। एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस एओपी की एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन आने वाले सेक्शन में आएगी, बल्कि इसी सेक्शन में, हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं तो इसी सेक्शन में एओपी की भी डेफिनेशन आएगी। एओपी से आप ये मुराद ले लें कि एक तरह की फर्म है, पार्टनरशिप है फिलहाल के लिए, ठीक है ना, लेकिन एओपी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जब एओपी आएगा तो वो मैं वहाँ आपको बताऊँगा कि एओपी, जो एओपी है, जो मतलब फार्म है, फार्म के मेंबर्स आपस में एसोसिएट हैं, यानी मिसाल के तौर पे एओपी के 4 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो चारों मेंबर आपस में एसोसिएट हैं। और इसके अलावा एओपी के मेंबर्स और एओपी आपस में एसोसिएट हैं, यानी अगर एओपी है, एओपी के जितने मेंबर्स हैं, यानी ए बी सी डी 4 मेंबर हैं, तो ये चारों आपस में भी एसोसिएट समझे जाएंगे। और ये खुद एओपी भी एक लीगल पर्सन है। जैसे हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं ना, कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसे क्रिएट किया जाता है लॉ से, तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो एओपी के मेंबर हैं वो आपस में तो हैं ही, लेकिन वो एओपी, खुद एओपी के भी एसोसिएट हैं। फिर इस पॉइंट को पढ़ते हैं, एओपी के मेंबर्स आपस में एसोसिएट होंगे, और दूसरा पॉइंट, एओपी के मेंबर्स और एओपी आपस में एसोसिएट होंगे, यानी एओपी और एओपी, खुद एओपी के मेंबर्स और एओपी वो भी आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे। और इसके अलावा ट्रस्ट होता है और कुछ ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी कौन होते हैं? जो उससे फ़ायदा उठा रहे हो। ट्रस्ट और कोई भी पर्सन जो ट्रस्ट के तहत फ़ायदा देता है या दे सकता है, ट्रस्ट और वो आपस में एसोसिएट होंगे, यानी ट्रस्ट और ट्रस्टी, ट्रस्ट और उससे फ़ायदा उठाने वाले जो भी होंगे या फ़ायदा देने वाले, ठीक है ना, वो आपस में क्या होंगे? वो आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ रही है आप सबको? जी बताएं। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं, हो चुके हैं। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि कंपनी और कंपनी का शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट होंगे। कंपनी और कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो आपस में एसोसिएट हैं। और आप ये भी याद रख लो कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो आपस में भी एसोसिएट होते हैं और वो खुद कंपनी के साथ भी एसोसिएट होते हैं। एक कंपनी है जो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और एक जो शेयर होल्डर होंगे वो नेचुरल पर्सन होंगे। वो जो शेयर होल्डर है वो आपस में भी एसोसिएट समझे जाएंगे, और ये शेयर होल्डर कंपनी के साथ भी एसोसिएट समझे जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये बड़ी टेक्निकल है, हमें टाइम भी काफ़ी ले जाएगी, और ये जो है ना इतना आता भी नहीं है पेपर में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आप जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपस में भी और कंपनी के साथ, दोनों के साथ एसोसिएट होते हैं। अच्छा, कोई दो कंपनीज आपस में एसोसिएट होती हैं, मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर होगी ना। और शेयर होल्डर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि शेयर होल्डर और खुद कंपनी वो भी आपस में एसोसिएट होती हैं। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर परचेज किए हुए हैं, इसका ये मतलब है वो दो कंपनीज हैं, दो कंपनी आपस में एसोसिएट समझी जाती हैं। ठीक है, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा है, कि एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जब इसको खुद पढ़ने बैठें तो एक एक लाइन को पढ़िएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा हाँ, यहाँ एक पॉइंट मैं मेरे ख्याल में छोड़ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट पता नहीं वो कहाँ है, मैंने रीडिंग नहीं की, यहाँ मैं आपको बता दूँ। मैं आपको कह रहा था कि इंडिविजुअल और उसका जो रिश्तेदार होता है ना वो आपस में एसोसिएट है।
लेकिन बशर्ते के वो जो रिश्तेदार है वो उस इंडिविजुअल का एम्प्लॉय के तौर पे काम ना कर रहा हो। अगर वो उसका मुलाजिम के तौर पे काम कर रहा है तो फिर वो उसका एसोसिएट नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन का बिज़नेस है और उसका भांजा भी उस बिज़नेस में जो है ना इन्वॉल्व है, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट तब समझे जाएंगे जब दोनों का कैपिटल शेयरिंग होगी, दोनों पार्टनर्स होंगे उस बिज़नेस में। ठीक है, अगर उसका भांजा एज अ मुलाजिम काम कर रहा है और तनख्वाह लेता है तो फिर उसका वो जो रिश्तेदार है एम्प्लॉय, वो उस पर्सन का, अपने मामू का एसोसिएट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इधर आप पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छा, आगे है इंडिविजुअल और उसके रिश्तेदार आपस में सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से एसोसिएट नहीं होंगे जहां तक कमिश्नर इस बात पर मुतमईन हो जाता है कि इनमें से कोई भी दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहा। ये वही है, कमिश्नर के पास भी अख्तियार है कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो देख ले कि ये दो पर्सन हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, आया ये एसोसिएट हैं या नहीं है, एक दूसरे के मुलाजिम के तौर पे काम कर रहा है, मुलाजमत के तौर पे काम कर रहा है, या दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं फिर तो एसोसिएट होंगे, अदरवाइज वो एसोसिएट नहीं होंगे। आगे है एओपी के मेंबर्स भी आपस में सिर्फ एक ही एओपी की मेंबरशिप की वजह से एसोसिएट नहीं होंगे। अब कमिश्नर को ये इख्तियार है, कमिश्नर भी देख सकता है एओपी में जितने मेंबर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मेंबर दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा हो। ऐसा भी तो होता है ना, कुछ लोग एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं एओपी में, तो जो वो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर का एसोसिएट नहीं कहलाता। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि वो जो रिश्तेदारी की बात है ना, रिश्तेदार कौन सा रिश्तेदार, कौन कौन सा इसमें आएगा, तो उसने ये रिश्तेदारी को एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से रिश्तेदार एसोसिएट हो सकते हैं। एसोसिएट की तारीफ में इंडिविजुअल के रिश्तेदार को उसका एसोसिएट कहा गया है। आम ज़बान में रिश्तेदार की इस्तिलाह बहुत वसी है, लेकिन सेल टैक्स में इंडिविजुअल के रिश्तेदार में दर्ज झैल रिश्तेदार शामिल हैं। इंडिविजुअल, उसके अबाउ अजदाद, दादा और नाना की औलादें, यानी दादा दादा की औलादें कौन कौन होगा, उसके चाचू और उसकी फूफियाँ, और उसका वालिद तो होगा ही, ज़ाहिरी बात है। और नाना में कौन सी होगी, उसकी खालाएँ और उसके मामू, उनकी जो औलादें होंगी। ठीक है ना, वो ये रिश्तेदारी में वो ला रहा है। इनमें से मिसाल, अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि एक पर्सन है और उसका चाचू, दोनों जो है ना पार्टनर हैं और दोनों बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो वो आपस में एसोसिएट होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे चाचू का जो साला है ना, वो आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन चाचू तक की तो इजाज़त थी, चाचू की आगे कहीं किसी से रिश्तेदारी है तो वो इजाज़त नहीं है। ठीक है ना। हाँ, चाचू का जो बेटा होगा ना जी, अब इंडिविजुअल और उसके अबाउ अजदाद, मतलब दादा और नाना की जो औलादें होंगी वो एसोसिएट होंगी। अब दूसरा क्या है, इंडिविजुअल का स्पाउस भी एसोसिएट होगा। मसलन अगर बीवी सेल टैक्स में रजिस्टर है तो खामद इसका स्पाउस होगा, और स्पाउस सेल टैक्स के मुताबिक एसोसिएट है। मतलब बीवी रजिस्टर्ड है या बीवी और जो है ना खामद, दोनों आपस में एसोसिएट। अगर खामद रजिस्टर है या खामद को बिज़नेस कर रहा है और बीवी भी बिज़नेस कर रही है, दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। मेन आइडिया वही है कि वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हों। ठीक है ना, तो वो दोनों आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे सेल टैक्स की निगाह में। ये क्लियर है? ये बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। पहला आपने याद रखना है एक इसमें, ठीक है ना, इसमें यह है कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कर उसके बिहाफ पे काम रहा होता है। ठीक है ना, एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे ही काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसका एसोसिएट सेल टैक्स की निगाह में नहीं समझा जाता। अब आगे हम पढ़ते हैं पर्सन। उसने पर्सन को एक्सप्लेन किया है। पर्सन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। पर्सन मीन, अब मीन कह रहा है तो पर्सन से ये चीज़ें मुराद हैं। आप पर्सन की जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे। अच्छा, पर्सन में वो कहता है इंडिविजुअल भी पर्सन है, अ कंपनी आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी अभी हमने पढ़ा है, वो भी पर्सन है। इनकॉर्पोरेटेड फार्म ऑर्गेनाइज्ड आर एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान आर एल्सवेयर,
पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुए, या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह एओपी की बात हो रही है, वो भी पर्सन होगी। फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पर्सन है, लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान। मैंने आपको कल बताया था, कल या परसों बताया था कि 3 तरह का सेटअप होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक प्रोविंशियल और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। तो वो यहाँ पे तीनों को पर्सन मिला रहा है। और इसके अलावा फॉरेन जो गवर्नमेंट्स होती हैं, बाहर की गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान से हट के जितने भी ममालिक हैं, उनमें जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी पर्सन है। अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हमारी जो एक मेन गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है और इसको मज़ीद हमने डिवाइड किया हुआ है प्रोविंस में और फिर लोकल में, तो इसी तरह फ़ॉरेन में भी तो हो सकती है ना, फ़ॉरेन गवर्नमेंट और फिर उनकी जो सब डिवीजन्स होती हैं वो भी पर्सन होती हैं। और इसके अलावा पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो है यूएनओ हो गया, सार्क हो गए, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और पब्लिक यहाँ वर्ड पब्लिक है, छोटी छोटी चीज़ें अगर पेपर मुश्किल बनाएगा ना तो वो इस तरह की, यहाँ प्राइवेट दे सकता है, प्राइवेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पब्लिक की यहाँ बात हो रही है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान थी, मैं रिवाइज करता हूँ। इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट और उसकी सब डिवीजन, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पर्सनस हैं। ये क्या है? पर्सन। अब एओपी की डेफिनेशन आ गई। एओपी को अभी मैंने आपको बताया था एओपी के बारे में कि एओपी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में एसोसिएट हैं और ख़ुद वो एओपी के साथ भी एसोसिएट होते हैं। और वो एओपी है क्या? एओपी को वो क्या कहता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तारीफ इंक्लूसिव है, यानी इससे मुराद, कभी कभी वो वर्ड यहाँ इंक्लूड यूज़ करता है, कभी कभी कहता है मीन्स। एक मिनट होल्ड करें। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फार्म भी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पता है किसी को? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये होती है, नाम से ही लग रहा है। बाज़ औक़ात हिंदू में ये कल्चर होता है कि उनका जो बिज़नेस है ना वो पूरी नस्ल संभाल रही होती है, एक नस्ल फिर वो ख़त्म हो जाए तो उस शिफ्ट हो जाता है अगली नस्ल में, ठीक है ना। जैसे एक पर्सन ने कारोबार शुरू किया तो उसके जितने बेटे थे वो संभाल रहे थे, फिर उनके जितने बेटे आए वो संभाल रहे थे। और ये जो उनका बिजनेस है ना, अगर उन्होंने डिवाइड कर लिया, मिसाल के तौर पे वालिद फौत हुए हैं तो उन्होंने अगर अपना बिजनेस डिवाइड कर लिया तो तब वो एओपी नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना। ये एक तरह के बिजनेस होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एओपी है। एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन and any body of the person formed under any foreign law but does not include company। ये चीज़ अहम है। एओपी में कंपनी इंक्लूड नहीं है, कंपनी कुछ और है, एओपी कुछ और है, ठीक है। ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। वैंस साहब ने ये लिख भी दिया है। फार्म, हिंदू मुश्तरका फैमिली यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसी कानून के तहत मार्ज वजूद में आने वाला पर्सन, किसी गैर मुल्की कानून के तहत कायम करदा पर्सन की तंजीम या बॉडी, लेकिन एसोसिएशन की तारीफ में कंपनी नहीं है, ठीक है। अब आगे वो डिफाइन करता है फार्म क्या होता है। फार्म मीन्स, अब फार्म मीन कह रहा है तो मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, सिर्फ यही मतलब लेंगे हम। Farm means the relation between two persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इससे आप पार्टनरशिप वाला आइडिया जहन में लें तो ये एक तरह से पार्टनरशिप वाली ही डेफिनेशन है, सिर्फ समझने की हद तक। लेकिन पेपर में ये वाली अगर डेफिनेशन आई तो ये लाइन लिखी होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, शेयर करते हैं प्रॉफिट को, लॉस को। अब वो जो बिजनेस है वो कैरीड ऑन बाय ऑल, वो सारे के सारे भी संभाल सकते हैं, कोई उन, अच्छा आपको ये पता होगा पार्टनरशिप में कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं कि जो पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, और कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो इनका पैसा होता है लेकिन वो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट को नहीं संभाल रहे होते, ठीक है ना। तो यहाँ भी वो यही बात कर रहा है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन थी। अब आगे आते हैं कंपनी। अब कंपनी एओपी नहीं है, याद रखना, ये अहम एमसीक्यूज है। कंपनी एओपी नहीं है। अब कंपनी को पढ़ते हैं। कंपनी, ये बता देता हूँ आपके समझने में आसानी होगी।
वो कंपनी जो, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 नहीं है, अब कंपनीज एक्ट 2017, अभी आगे भी आएगा कंपनीज एक्ट 2017, ये ठीक कर लेना, ठीक है ना, आप अपने नोट्स में या जो भी बना रहे हो। वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक डिफ़ाइन किया गया है, की गई है, होना चाहिए था, यानी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी हो, वो कंपनी होगी। ऐसी बॉडी कारपोरेट जो पाकिस्तान में किसी कानून के तहत मार्ज वजूद में है, यानी वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक नहीं है, लेकिन किसी और बॉडी के तहत बनी है, लेकिन उससे टाइटल कंपनी का दिया गया है, तो वो भी जो है ना कंपनी शुमार होगी। मुदारबा सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक कंपनी है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मुदारबा सेल टैक्स के मुताबिक कंपनी शुमार होती है। और मैं वो जो लेक्चरार कॉमर्स का आपको सेशन दे रहा हूँ, तो उसमें जब हम इस्लामिक फाइनेंस पढ़ेंगे ना, तो फिर इसमें मुदारबा, मुशारका, मुराबहा, ये सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन होंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ आप ये याद रखो कि मुदारबा जो है वो आप कंपनी है। ऐसी बॉडी कारपोरेट जो पाकिस्तान से बाहर किसी लॉ के तहत तश्कील पाई हो, यानी पाकिस्तान के किसी कानून के मुताबिक नहीं बनी, ना कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी है और ना ही किसी और कानून के तहत बनी है, बाहर के किसी फॉरेन के किसी कानून के तहत बनी है, तो वो भी कंपनी होगी और उसे टाइटल भी कंपनी का दिया हो उन्होंने, ठीक है ना। ये ना हो कि एओपी का उन्होंने टाइटल दिया हो, एओपी और कंपनी दो अलग चीज़ें हैं। आगे है ट्रस्ट, यहाँ लिखा हुआ ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और मुदारबा, ये तो मैंने लिख दिया। यानी ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को भी सेल टैक्स कंपनी मान रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कंपनी मान रहा है, फाइनेंस सोसाइटी को भी कंपनी कह रहा है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कंपनी में आती हैं, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, और वो जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी हो, और ऐसी बॉडी जो पाकिस्तान में किसी कानून के मुताबिक बनी हो, ठीक है ना, और या फ़ॉरेन के किसी कानून के मुताबिक बनी हो, और मुदारबा। और ये आखिरी पॉइंट है, गैर मुल्की एसोसिएशन चाहे इनकॉर्पोरेट की गई हो या नहीं, जिसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब फेडरल बोर्ड को सेल टैक्स ने अख्तियार दिया, फेडरल बोर्ड के पास भी अख्तियार है कि किसी बिजनेस को वो कंपनी का नाम दे सकता है, यानी सेल टैक्स की खातिर। ये नहीं है कि वो कंपनी बन जाएगी और वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर उसे रजिस्टर होना पड़ेगा, ऐसी बातें हैं, सिर्फ सेल टैक्स की खातिर कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अख्तियार है कि वो किसी भी बिजनेस को कंपनी का ओहदा दे सकती है या कंपनी का नाम दे सकती है। तो ये चीज़ें आती हैं कंपनी में। अब हम आते हैं बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या होती है? बैंकिंग कंपनी मीन्स, अब मीन कह रहा है तो मतलब यही मतलब ही लेना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, ये डेट याद रखनी है, यानी ऐसी कंपनी जिसको डिफाइन किया हो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत। एंड इंक्लूड एनी बॉडी कॉरपोरेट विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, या इसके अलावा कोई कॉरपोरेट बॉडी है जो पाकिस्तान में बैंकिंग की नेचर का काम करती है। कि किसी के जहन में मिसाल है कोई ऐसी बॉडी जो कंपनीज बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत तो ना हो, लेकिन वो काम बैंकिंग का करती हो पाकिस्तान में, तो वो भी बैंकिंग कंपनी है। किसी को इसकी मिसाल आती है? इसकी तो काफ़ी सारी मिसालें हैं, सारे बैंक ही हमें नज़र आते हैं इसी के तहत। अच्छा, जुड़े हुए हो, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं एक और टर्म यूज़ होती है, कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे CTIN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एब्रीवेशन, कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, CTIN। अब ये क्या होता है? आपको पता है, जिस तरह आप जो है ना वो करवाते हो, अपना ID कार्ड बनवाते हो, तो आपको एक नंबर इशू किया जाता है, ID कार्ड नंबर, ठीक है ना। इसी तरह जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है ना, उसे एक नंबर इशू किया जाता है जिसे कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। CTIN से मुराद रजिस्ट्रेशन पर्सन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना। जैसे आपने अभी वो अप्लाई किया होगा FPSC में, तो एक जो है ना वो एप्लीकेशन नंबर होती है और एक रोल नंबर होता है, आपको दिया जाता है, वो यूनिक होता है, सबका सेम नहीं होता, एप्लीकेशन नंबर भी सबका डिफरेंट होता है। तो ये भी इसी तरह जो भी सेल टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड होगा तो उसे एक नंबर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन, जिसे कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। क्लियर?
आगे है एरियर्स। एरियर्स क्या होते हैं? एरियर्स ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये वही जो बकाया जात होते हैं जो अभी आपने अदा नहीं किया और अदा करने, यानी ऐसा सेल टैक्स जो अभी ड्यू है आपने अदा नहीं किया और अदा करना है, और किसके तहत? अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत, तो उसे एरियर्स कहते हैं। क्लियर? समझ आ रही है सब? हाँ जी, उधर उधर आएगा, लेकिन वो डेफिनेशन वाला पार्ट आपके कोर्स में है ही नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपको CTIN के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है ना, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अच्छा, डिफ़ाल्टर। डिफ़ाल्टर क्या होता है? इंडिविजुअल की सूरत में डिफ़ाल्टर से मुराद वो इंडिविजुअल है जो डिफ़ाल्टर करार दिया गया हो, जबकि फार्म अगर डिफ़ाल्टर हो तो सेल टैक्स के मुताबिक इसका एक पार्टनर डिफ़ाल्टर होगा, और इसी तरह कंपनी के डिफ़ाल्टर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ पढ़ रहा हूँ अभी। इस तरह कंपनी के डिफ़ाल्टर होने की सूरत में इसका हर एक डायरेक्टर डिफ़ाल्टर होगा। इसी तरह अगर कोई कारोबार डिफ़ाल्ट करे तो सेल टैक्स के लिए इसका मालिक डिफ़ाल्टर कंसीडर होगा। ज़मानती और सक्सेसर जो सेल टैक्स एक्ट के तहत अपनी वाजिबुल अदा बकाया जात अदा ना करें, वो भी डिफ़ाल्टर। मिसाल के तौर पे अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर वो बिज़नेस डिफ़ाल्ट कर गया तो वो इंडिविजुअल जिसका बिज़नेस है वो डिफ़ाल्टर कराएगा। अगर फार्म है, फार्म के बारे में पढ़ चुके हैं, हाँ फार्म के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फार्म के जितने भी मेंबर हैं वो सारे डिफ़ाल्टर करार दिए जाएंगे, उनको डिफ़ाल्टर। और AOP है तो AOP अगर डिफ़ाल्ट कर गई है तो AOP के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे डिफ़ाल्टर शुमार होंगे। कंपनी है तो कंपनी की सूरत में हर एक डायरेक्टर, अब ये पॉइंट अहम, इसलिए मैंने लाइन लगाई हुई है, शेयर होल्डर नहीं। मुझे ये भी पता है कि आपको भी पता होगा कि डायरेक्टर भी शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन डायरेक्टर के पास डायरेक्टर मैनेजमेंट की सुपरविजन कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर डिफाल्टर होंगे। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं ना, जो कॉमन शेयर होल्डर प्रेफर्ड, वो डिफाल्टर नहीं होते कंपनी की सूरत में। ये चीज़ पॉइंट अहम याद रखने वाला था, ठीक है ना। और इसी तरह कोई भी बिजनेस डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसका जो मालिक होता है वो डिफ़ॉल्टर। और अगर किसी ने ज़मानत दी है कि इसकी पैसे मैं अदा करूँगा, तो फिर वो ज़मानती। और सक्सेसर, अगर कोई वालिद जो है ना पैसे अदा नहीं कर सकता और वो फौत हो जाता है, तो उसका जो बेटा होगा वो फिर सक्सेसर, वो भी डिफ़ाल्टर होगा अगर बिज़नेस डिफ़ॉल्ट करता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, और ये सबसे ज़्यादा अहम है कि कंपनी की सूरत में कंपनी के डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर डिफ़ाल्टर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है? मीन डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिमिट अंडर सेक्शन 34। सेक्शन 34 में हम जाके पढ़ेंगे कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है। सिर्फ उसने यहाँ यही बताया, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वो होता है जो अंडर सेक्शन 34 में के तहत लगे। और हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 2 आता जा रहा है सबके साथ, 2 सेक्शन, और ये फिर उसके सब सेक्शन है 37। और ये होता कितना है वैसे याद रख लें आप, काइबोर प्लस 3%। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज काइबोर प्लस, ये एक MCQ आ सकता है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज काइबोर प्लस 3% होता है। काइबोर क्या होता है? काइबोर भी आएगा, ये भी आएगा। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन है टैक्स फ्रॉड की। भाई टैक्स फ्रॉड क्या होता है? ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। टैक्स फ्रॉड से मुराद जानते हुए बददियानती से या फराडिया अंदाज में और बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के इसके सबूत का बोझ इल्ज़ाम इलह पर होगा, यानी इससे साबित करना होगा कि उसने फ़्रॉड नहीं किया। मदरजा झैल में से कोई काम, यानी फ़्रॉड क्या क्या हो सकता है? ये है कोई ऐसा काम करना, या यानी फ्रॉडिया कोई काम करना, बददियानती का कोई काम करना, या काम करने का सबब बनना। ये दोनों चीज़ें, कोई ऐसे फ्रॉड करना या उसका सबब बनना, वो भी वो कहलाएगा फ्रॉड। और दूसरा है कोई एक्शन लेना भूल जाना। सेल टैक्स ने कोई एक्शन लेने को कहा था, आप भूल गए हैं, ठीक है ना, उमिट कर दिया आपने। यहाँ पे वर्ड उमिटेड का आया है गालिबन, हाँ, उमिटेड टू टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन आपने लिया ही नहीं, या क्या होगा, या किसी एक्शन के भूलने का सबब बना, तो ये भी फ्रॉड कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड। और ये पॉइंट अहम है,
इसमें बगैर रजिस्ट्रेशन के टैक्सेबल सप्लाई करना भी शामिल है। यानी आप कोई किसी एक ऐसा पर्सन है, हम जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो दो तरह के लोग होते हैं, एक रजिस्टर्ड होते हैं, एक लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होते हैं। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड वो होते हैं कि जिन पे रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए FBR में एज अ सेल टैक्स, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, ठीक है ना। और अगर उनमें से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता और नॉन रजिस्टर्ड रहता है तो जब वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो वो फ्रॉड शुमार किया जाएगा, टैक्स फ्रॉड शुमार किया जाएगा। ये पॉइंट अहम है, बहुत अहम है। यानी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है, यानी कोई चीज़ ऐसी बेचता है कि जिस पे टैक्स लगता है लेकिन उसने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, तो वो टैक्स फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, इसके बाद है सेल टैक्स इनवॉइस को फल्सिफाई करना, यानी गलत देना। अब सेल टैक्स इनवॉइस क्या होती है ये भी अभी आएगा। सेल टैक्स इनवॉइस जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि ये कितने गुड्स हैं, उनकी प्राइस कितनी है वगैरह वगैरह, और टैक्स कितना बनता है। तो जो गुड बेच रहा होता है ना वो सेल टैक्स इनवॉइस जनरेट करता है। ये सेल टैक्स भी डिटेल में आएगा। सेल टैक्स इनवॉइस को फल्सिफाई करना या फल्सिफाई करने का सबब बनना। और इसके अलावा सेल टैक्स एक्ट या रोल्स या एक्ट की जारी करदा हिदायत के तहत आयद करदा फ़राइज़ के बरक्स इस नीयत से काम करना कि इससे टैक्स लाइबिलिटी कम हो। मतलब जो आपका टैक्स बनता है ना, मिसाल के तौर पे 1 लाख टैक्स बनता है, तो आप उसे जो है ना चोरी करके उसे जो है ना, यानी फ्रॉड करके उसे 50,000 शो करते हो कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो 50,000 बनती है, ठीक है ना, 1 लाख टैक्स नहीं बनता, तो आप तब भी फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है ना। और इसके अलावा या 2 लगातार टैक्स पीरियड में टैक्स लाइबिलिटी की कम अदायगी करे, यानी 2 टैक्स पीरियड में, मिसाल के तौर पे 1 लाख बनता था, उसने पहले महीने भी 50 दिया, अगले महीने भी 50 दिया, मतलब दोनों साल उसने कम टैक्स पे किया है, ठीक है ना, तो तब भी टैक्स फ्रॉड समझा जाएगा। या टैक्स क्रेडिट और रिफंड, ये जो टैक्स क्रेडिट है, रिफंड है, इसके बारे में भी डिटेल में आएगा। बाद दफ़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड है, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो कुछ हमें जो इनपुट टैक्स हमने दिया होता है वो रिफंड करना पड़ता है। अब ये आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, जिसको आउटपुट और इनपुट टैक्स समझ आ जाए ना, उसे पूरा सेल टैक्स समझ आ जाता है। तो ये हम डिटेल में इनपुट और आउटपुट को समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू, सप्लाई चेन का एक डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इनपुट टैक्स कौन सा होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, और कौन सा टैक्स कौन सा पर्सन पे करता है। तो ये सारा डिटेल में आएगा। यहाँ सिर्फ आप ये याद रखें कि रिफ़ंड की रकम ज़्यादा ज़ाहिर करें, ठीक है ना, यानी वो ये क्लेम करे कि मैंने जो है ना रिफ़ंड लेना है, मैंने FBR से पैसे लेने हैं, 1 लाख लेने हैं, हालांकि हकीकत में 50,000 हो, तो वो भी टैक्स फ्रॉड कर रहा है। अब टैक्स फ्रॉड में कौन कौन सी चीज़ें, यानी बददियानती से कोई काम करना या काम करने का सबब बनना, या कोई उमिट कर देना एक्शन या उसका सबब बनना, या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जब टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होता है तो वो भी टैक्स फ्रॉड कर रहा होता है। और इसके अलावा सेल टैक्स इनवॉइस को फल्सिफाई करना या फल्सिफाई करने का सबब बनना। और इसके अलावा टैक्स लाइबिलिटी को कम करना या रिफंड को ज़्यादा शो करना कि मैंने ज़्यादा FBR से पैसे वापस लेने हैं। तो ये सारी सूरतों में वो टैक्स फ्रॉड कर रहा होगा। अब है विसल ब्लोअर, ये क्या होता है, यानी आम ज़बान में समझे तो चुगलखोर। अच्छा, विसल ब्लोअर से मुराद वो पर्सन है जो सेल टैक्स की चोरी की रिपोर्ट, यानी कोई चोरी कर रहा है सेल टैक्स, यानी सेल टैक्स जितना उसका बनता है उतना नहीं शो कर रहा बल्कि कम शो कर रहा है, और उस पर्सन के बारे में अगर मैं जाके बताता हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा, विसल ब्लोअर, यानी सेल टैक्स चोरी की रिपोर्ट दे रहा हूँ। या किसी सेल टैक्स अथॉरिटी की तरफ से टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन में फ्रॉड, करप्शन या मिसकंडक्ट की रिपोर्ट किसी बाख्तियार अथॉरिटी को करता है जो इस पर्सन या सेल टैक्स अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब विसल ब्लोअर में 2 हो सकते हैं, एक है रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल टैक्स पे करता है, अगर वो सेल टैक्स चोरी कर रहा है, मिसाल के तौर पे जितना उसका टैक्स बनता है, टैक्स लाइबिलिटी उससे कम शो कर रहा है, और मुझे पता चल गया, मैं अगर जाके FBR को या किसी कमिश्नर CCIR को या किसी को बता रहा हूँ अथॉरिटी को, और तो मैं क्या कहलाऊंगा, विसल ब्लोअर, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ये जो अफसर बैठे होते हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई एडिशनल कमिश्नर है FBR में, अगर वो कोई घपला कर रहे हैं, वो जानबूझ के किसी को जो है ना टैक्स में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हालांकि कानून में नहीं है और वो जानबूझ के दे रहे हैं, तो उसकी अगर शिकायत जाके मैं कर रहा हूँ किसी उससे ऊपर वाले ऑफिसर के पास, तो वो तब भी मैं विसल ब्लोअर कहलाऊँगा।
अच्छा, अब ये बहुत अहम डेफिनेशन है, इंतहाई अहम। अभी बताएं, अब तक सब समझ आ गया आपको? क्लियर जा रहा है जी? अच्छा, अब आगे जाते हैं। ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके टैक्स का नाम तो सेल टैक्स है, लेकिन दर हकीकत ये सप्लाई टैक्स है। सप्लाई का जो मीनिंग है ना वो बहुत वसी है, जो सेल का मीनिंग है ना वो इतना वसी नहीं है। सेल ऐसे समझें कि जो सेल होती है वो सब सेट है, इट इज़ सब सेट ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग बहुत वसी है। पहले मैं सेल को बताता हूँ। सेल मतलब ये, अभी हम बाज़ार में जाएं और कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं तो गुड हम लेते हैं और उसके बदले हम पैसे दे रहे होते हैं, ये सेल होता है। लेकिन जो सप्लाई है ना, इसका मीनिंग बहुत वसी होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसमें नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं किसी को गिफ्ट देता हूँ, मैं अपने किसी स्टूडेंट को गिफ्ट देता हूँ या स्टूडेंट मुझे गिफ्ट देता है। अब वो जब मुझे गिफ्ट दे रहा है तो उसके बदले में उसे पैसे तो नहीं दे रहा ना, ये सेल नहीं है, लेकिन ये सप्लाई है। सप्लाई मतलब कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, डिस्पोज हुई है। एक जो उसका पहले कोई और ओनर था, अब कोई और दूसरा ओनर बन गया। तो ये थोड़ा सप्लाई का जो मीनिंग है वो वसी होता है। और जो टैक्स लगता है वो सप्लाई पे लगता है। ये नाम का सिर्फ सेल टैक्स है, दर हकीकत सप्लाई टैक्स है। लेकिन सप्लाई का मीनिंग आम लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम सेल टैक्स है। ये दर हकीकत सप्लाई टैक्स होता है। तो हम सप्लाई को समझते हैं तो आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा। सप्लाई मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफ़र मीन्स आप कह रहे हैं तो मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, इसका यही मुराद लिया जाएगा। फिर आगे इंक्लूड्स भी कहता है, मतलब ये चीज़ें भी इंक्लूड है सप्लाई में। पहले वो मीन्स क्या है, यानी उसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन पढ़ते हैं। सप्लाई मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर, यानी गुड डिस्पोज कर रहा है वो उसका ऑनर है। ठीक है ना। एक मेरी एक ये किताब है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी किताब, मैं ऑनर हूँ, मैं उसे बेच रहा हूँ दूसरे को। ठीक है ना, डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। और डिस्पोज ऑफ का मीनिंग भी वसी होता है। ठीक है ना, ये हम उसमें पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, वो कैपिटल गेन में जाकर पढ़ेंगे। डिस्पोज ऑफ, इसका मीनिंग भी वसी होता है सेल की बजाय। अच्छा, इंक्लूडिंग सच एज सेल और ट्रांसफ़र अंडर अ हायर परचेज। पहले आप ये पहला पॉइंट समझ लें, फिर ये हायर परचेज भी आपको समझाता हूँ। पहला ये है कि मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड का ट्रांसफ़र करना, यानी एक अब पोजेशन ट्रांसफ़र हो रही है, पहले कोई और मालिक था अब कोई और मालिक बन गया, तो ये हो गया सप्लाई का एक मीनिंग। आगे वो कह रहा है आर ट्रांसफ़र अंडर हायर परचेज। अब मुझे ये बताएं, किसी को पता है हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? अगर किसी को पता है तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सबको पता है, अगर नहीं पता तो पहले मैं हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, फिर उसके बाद उससे रिलेट करूँगा सप्लाई को। हाँ जी, किसी को पता है? अच्छा, मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ। हायर परचेज एग्रीमेंट, जब भी आपको कोई गाड़ी वगैरह चाहिए होती है, आप गाड़ी लेना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं हैं बैंक के साथ ना, बिल्कुल मैं वही मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हो कि मुझे गाड़ी परचेज़ करके दो। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, आपको पता है। हम यानी बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं गाड़ी। अब गाड़ी जो फाइनेंस हो जाती है, उस गाड़ी जो है बैंक हमें ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता। ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र करता है? जब हम बैंक को सारे पैसे अदा कर देते हैं उस गाड़ी के। ऐसा है कि नहीं है? जब हम पैसे अदा कर देते हैं सारे, तब बैंक हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है। अब वो कह रहा है ये जो हायर परचेज है ना, हायर परचेज एग्रीमेंट, ये भी सप्लाई है। यानी आप ऑनर, पहली में तो हमने ये पढ़ा था ना, एक ऑनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ये हायर परचेज एग्रीमेंट है, ये गुड तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ऑनरशिप फ़िलहाल ट्रांसफ़र नहीं हो रही। ऑनरशिप आगे जाकर ट्रांसफ़र होगी, यानी बाद में जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर देगा। तो इसी जो ये हायर परचेज एग्रीमेंट है, इसको भी वो सप्लाई कह रहा है। अब एक और हम डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की, तब इसका टाइम भी बताया जाएगा कि किस वक्त टाइम ऑफ सप्लाई हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत समझा जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पहले पॉइंट में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है फौरी तौर पे, जो जैसे हम चीज़ खरीदते हैं ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हायर परचेज को भी वो सप्लाई में ला रहा है, लेकिन हायर परचेज में ये होता है
कि जो ऑनरशिप है वो फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती। ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब जो कस्टमर है बैंक का वो सारी पेमेंट कर देता है, उसके बाद वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। लेकिन वो सप्लाई हो रही है, ये जो टैक्स है ये इसने सप्लाई की डेफिनेशन इतनी वसी कर दी है कि ये चाहता है कि कोई भी टैक्स से बचने ना पाए। कोई ये ना कहे कि मेरा तो हायर परचेज एग्रीमेंट है, मतलब मेरी तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, बैंक के पास अभी शायद किसी ने ज्वाइन किया। ये ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई तो आप टैक्स कैसे लगा रहे हैं? ऑनरशिप तो बाद में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। लेकिन सप्लाई में हायर परचेज एग्रीमेंट जब होता है तो उसको भी सप्लाई के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अगर यहाँ हायर परचेज एग्रीमेंट पॉइंट ना होता तो ये फिर जो भी हायर परचेज के अंडर सप्लाई हो रही है यानी ट्रांसफ़र ऑफ गुड हो रही है वो सप्लाई शुमार ना होती और उस पर टैक्स भी ना लग सकता। आगे वो कहता है also include putting to private business or non-business use of good produce or manufactured in the course of taxable activity for purpose other than those of making a taxable supply। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप इसको समझें, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये है कि मिसाल के, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसने भी यहाँ मिसाल दी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है ये जो शुगर केन है इससे जो है ना शुगर बनती है। जो भी फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, जब ये शुगर केन परचेज़ करती है ना तो इसमें से रस निकाल लेती है और जो बाकी बच जाता है ना मटेरियल उसको कहते हैं बकास। अब वो जो बकास है वो मार्केट में बिकता है, किसके लिए? आग जलाने के लिए। वो बकास मार्केट में आग जलाने के लिए बिकता है। अब अगर ये जो गन्ने की फैक्ट्री है ये जूस निकाल रही है और जो बकास बच रहा है उसे मार्केट में बेचती नहीं है बल्कि खुद यूज़ कर लेती है अपनी फैक्ट्री में आग जलाने के लिए, तो तब भी वो सप्लाई है। अगर वो खुद भी इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो कह रहा है पुटिंग टू प्राइवेट, यानी अपने यूज़ के लिए अगर वो रख रही है तो तब भी वो सप्लाई है। लेकिन शर्त यह है कि जो वो अपने यूज़ के लिए रख रही है बकास, वो मार्केट में एज अ प्रोडक्ट बिकती है। अगर वो एज अ प्रोडक्ट ना बिकती और वो खुद यूज़ कर रहा होता तो फिर सप्लाई नहीं थी। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ, जैसे कि वापडा है, वापडा हमें बिजली प्रोवाइड करती है और उसके बदले चार्ज करती है, लेकिन वापडा के अपने भी तो दफ्तर है ना, वहाँ भी तो वो यूज़ करती है बिजली, तो वो अपने लिए जब यूज़ कर रही है ना तो वो भी सप्लाई शुमार होगी। और बिजली एज अ प्रोडक्ट बिकती है, हम उसे ख़रीदते हैं, हम उसका बिल पे करते हैं। अब ये पॉइंट समझ आया? यानी कोई ऐसी चीज़ है बिजनेस का मतलब कोई रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट है, हमने इस्तेमाल किया और बाकी बच गया, वो मार्केट में एज अ प्रोडक्ट हैसियत रखता है, बिक सकता है। लेकिन अगर हम खुद यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपने लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे नॉन बिजनेस के लिए, यानी ज़ाती तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब भी वो सप्लाई में आएगा। समझ आया ये पॉइंट आप लोगों को? अब आगे है, अगला है ऑक्शन आर डिस्पोजल ऑफ गुड टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन। ये जो ऑक्शंस होती हैं ना, ऑक्शन कब होती हैं? जब एक पर्सन डिफॉल्ट कर गया है तो फिर उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं उसकी नीलामी की जाती है, जो पैसे आए तो उससे जो है ना वो डेट की अमाउंट सेटिस्फाई हो जाती है। तो जब ये ऑक्शन हो रही है, ये चीज़ें बेची जा रही हैं, तो वो भी सप्लाई है, ठीक है ना। ऑक्शन, नीलामी जिसे आप कहते हो। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, कल आपको बता दूंगा इस पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। इस पॉइंट के बारे में मैं अपने टीचर से ज़रा क्लैरिटी लूँगा। अच्छा, ये जो डी है ना, डी को समझें। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड बिलोंगिंग टू एन अदर, द ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ सच गुड टू द ओनर और टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कुर्सियाँ बनवानी है और कुर्सियों किससे बनवाऊँगा? जो कुर्सियाँ बनाने का माहिर होगा। मैं मटेरियल अपना प्रोवाइड करता हूँ, यानी कुर्सियाँ बनाने पे जो रॉ मटेरियल है, लकड़ी है, आयरन कुछ लग रहा है, कील वगैरह, वो सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। जब मैं उसे प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो क्या करता है, वो कुर्सियों को बना के मुझे सप्लाई करता है। जब वो कुर्सियाँ बना के मुझे सप्लाई कर रहा है ना, मुझे दे रहा है, तो वो सेल टैक्स की निगाह में वो सप्लाई होगा। जब वो चीज़ बना के मुझे दे रहा है, मालिक मैं था, ठीक है ना, लेकिन बना के कोई और दे रहा है, जब वो वापस कर रहा है ना बना के,
और अपनी सर्विस चार्जेस लेगा, तो वो जब दे रहा है मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सेल टैक्स उसको भी सप्लायर कहती है। अब इसे समझें, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर आर गुड बिलोंगिंग टू अनदर, यानी मैन्युफैक्चर के केस में या गुड किसी और की मलकियत है, द ट्रांसफ़र आर डिलीवरी ऑफ सच गुड टू द ओनर, यानी मैन्युफैक्चरिंग की होगी, कोई चीज़ बनाई होगी किसी पर्सन की, तो फिर उसी वापस ओनर को ट्रांसफ़र करना, तो ये भी सप्लाई होता है। ये समझ आया पॉइंट। इसी तरह आप ये भी मिसाल ले सकते हैं कि जब पब्लिशिंग करवाई जाती है, मिसाल के तौर पे कोई बुक पब्लिश करवाई जा रही है या आर्टिकल पब्लिश करवाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि मटेरियल मैंने बनाया है, यानी उससे प्रिंट जो है ना मैं किसी और से करवा रहा हूँ, लेकिन लिखा तो मैंने, एसेट तो मेरा है ना, असासा मेरा है। अब मैं मालिक हूँ उस जो है ना लिखी हुई चीज़ का। जब मैं उसकी प्रिंटिंग करवा रहा हूँ तो उससे मैं चार्जेस दे रहा हूँ सिर्फ प्रिंट करने के। अब वो मेरी चीज़ किताब की सूरत में जब मुझे वापस करेगा तो वो सेल टैक्स की निगाह में सप्लाई है। समझ आया पॉइंट? इस पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना बहुत ज़्यादा। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सप्लाई का एक मीनिंग तो वो आम मीनिंग है ना जो आप जानते हैं सब, सेल वाला मीनिंग। दूसरा जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो भी सप्लाई होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप अपने प्राइवेट बिजनेस के लिए, प्राइवेट के लिए बिजनेस या नॉन बिजनेस यूज़ ऑफ प्रोडक्ट goods produce are manufactured in course of taxable activity for purpose other than those of making taxable supply, यानी कोई भी गुड है आप अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं, लेकिन वो ये हैसियत रखती है कि मार्केट में एज अ गुड बिक सकती है, लेकिन आप अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं, चाहे बिजनेस के इस्तेमाल के लिए चाहे ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो भी सप्लाई शुमार होगी, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या था, ऑक्शन, नीलामी वगैरह, ये भी जो है ना सप्लाई शुमार होती है। ये पॉइंट आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसकी मैंने वो मिसाल दे दी कुर्सियों वाली, या फिर आप जो है ना वो प्रिंटिंग वाली मिसाल, ये आपने जहन में रखनी है। वो आपके जहन में होंगी तो जब ये पढ़ेंगे ना ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। अब आगे जाते हैं अगली डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन है सिमिलर सप्लाई। सप्लाई को समझ लिया, अब सिमिलर सप्लाई क्या होता है। Similar supply in relation to open market price of good means any other supply of the good which closely or substantially resemble the characteristics, quality, components and the material of after mentioned good। ये बिल्कुल आसान है। सिमिलर सप्लाई मिसाल के तौर पे ये जो पेप्सी है और कोक है, कोक और पेप्सी सिमिलर सप्लाई है। अगर मिसाल के तौर पे हमें कोक का रेट का नहीं पता तो हम पेप्सी को देखेंगे कि पेप्सी की जो प्राइस है वो जो है ना, कोक में क्वालिटीज़ जो हैं वो पेप्सी जैसी हैं, कोक में जो क्वालिटी हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो मटेरियल हैं वो पेप्सी जैसे हैं। तो जो प्राइस पेप्सी के होंगे उसी से मिलते जुलते जो प्राइस है ना वो कोक के होंगे, क्योंकि दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो क्वालिटी क्वांटिटी जो है ना उनमें कंपोनेंट्स में तकरीबन सेम है, तो इसको सिमिलर सप्लाई कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अब सप्लाई चेन क्या होता है ये आप लोगों को पता भी होगा। सप्लाई चेन का पता है किसी को? सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर से लेके हाँ बिल्कुल, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। हाँ, सप्लाई चेन मीन्स द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर फ्रॉम द स्टेज फर्स्ट परचेज और इम्पोर्ट टू द स्टेज ऑफ फाइनल सप्लाई। यानी मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक ये जितना भी प्रोसेस होता है ये सारा सप्लाई चेन कहलाता है। ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है और आसान भी है। अच्छा, अब आ गया टाइम ऑफ सप्लाई। इस सप्लाई का टाइम क्या होता है? ये टाइम ऑफ सप्लाई है। और एक मिनट, ये थोड़ा सा रह गया, उसके बाद इसके MCQs आ जाएंगे। कोर्स हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो आज आपने तकरीबन 4 घंटे पढ़ना है मेरे से। 2 घंटे के बाद हम ब्रेक ले लेंगे एक छोटी सी। अच्छा, अब है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई को वो किस तरह एक्सप्लेन करता है?
In relation to a supply of good other than under hire purchase agreement means the time at which the goods are delivered are made available to the recipients of supply on the time. ठीक है, पहले पॉइंट में वो ये बता रहा है कि सप्लाई को हमने समझ लिया कि कौन कौन से। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि टैक्स रेट चेंज हो जाए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस वक्त सप्लाई हुई है, किस टाइम में। मिसाल के तौर पे आज मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जो आज रेट है वो लगेगा, और मिसाल के तौर पे अभी नेशनल असेंबली में कोई बिल पास हो रहा है और थोड़ी देर के बाद रेट चेंज हो जाता है, अभी 17% सेल टैक्स है, 20% सेल टैक्स हो जाता है, तो मैंने जो अपनी सप्लाई की थी वो इस टाइम की थी, मतलब 7:20 पे, और 7:30 पे जो है ना नया बिल सामने आ जाता है और वो 20% होता है, तो मैं जो टैक्स दूंगा वो 17% के साथ दूंगा, क्योंकि मैंने जो है बिल पास होने से पहले सप्लाई कर ली थी। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई का जानना, और टाइम ऑफ सप्लाई है क्या और ये कब कब हो रही होती है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत। तो अब ये देखते हैं होती क्या है। अगर जो टैक्सेबल सप्लाई यानी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, जिस टाइम गुड्स सप्लाई कर रहे हो ना, जिस वक्त, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। हायर परचेज में नहीं, हायर परचेज में सीन कुछ और होता है, वो अभी जाके बताएगा। हायर परचेज में जब आप कोई गुड सप्लाई कर रहे हो, एक गुड मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जा रही है और जिस टाइम वो ट्रांसफ़र हो रही है ना गुड, वो टाइम ऑफ सप्लाई है दूसरा। लेकिन हायर परचेज नहीं। अब हायर परचेज को वो एक्सप्लेन करेगा। हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में ये होता है कि जब एक कस्टमर और बैंक आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। यूजुअली होता ये है कि हायर परचेज एग्रीमेंट में एग्रीमेंट तो हो जाता है, लेकिन जो गुड की ट्रांसफ़र है ना, वो 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद या महीने के बाद होती है। अब जो रेट लगेगा ना टैक्स, वो उस टाइम लगेगा जिस टाइम एग्रीमेंट हुआ है। गुड्स चाहे लेट सप्लाई होती रहे, यूजुअली ऐसा ही होता है कि हम बैंक के पास गए, हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के बाद बैंक के पास फ़ौरन गाड़ी वगैरह तो नहीं खड़ी होती, वो मार्केट से लेता है, उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना लग जाता है, तो महीने के बाद वो गुड ट्रांसफ़र करता है। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई हायर परचेज में कब कंसीडर होगा? जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उस वक्त। अब उस वक्त जो रेट होगा वो रेट लगेगा। अब हो सकता है कि जब गुड डिलीवर हो रही हो तब रेट चेंज हो गया हो, सेल टैक्स का रेट, तो वो वाला रेट नहीं लगेगा, चेंज वाला उस वक्त रेट लगेगा जब हमने एग्रीमेंट किया था। क्लियर ये? अच्छा, अब आगे है, ये पॉइंट भी अहम है। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आप मुझे एडवांस पेमेंट कर देते हैं। जब आप मुझे एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और मैं गुड्स बाद में प्रोवाइड करूंगा, यानी गुड्स अभी बनाई नहीं है, आप मुझे पहले पे कर रहे हो और फिर बाद में मैं गुड दूंगा, तो जिस टाइम आप मुझे पैसे दे रहे हो ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर हो जाएगा। गुड चाहे बाद में दूंगा। अब इसका उलट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको गुड दे देता हूँ लेकिन पैसे बाद में आप मुझे दोगे, तो जब मैं आपको गुड दे रहा हूँ ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगा, पैसे चाहे बाद में मिलते रहें। यानी जब भी हम चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं तो 2 चीज़ें तो इन्वॉल्व होती हैं ना, एक गुड होता है और एक उसके अगेंस्ट पैसे होते हैं। तो इन दोनों में से जो पहले अक्कर हो जाएंगी, अगर गुड आप पहले ले रहे हो तो उस टाइम वो जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, पैसे चाहे बाद में हो। और अगर पैसे मैं पहले ले रहा हूँ और गुड बाद में दूंगा, तो फिर पैसे जिस टाइम ले रहा हूँ यानी पेमेंट जिस टाइम हो रही है वो टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगा। समझ आ गया टाइम ऑफ सप्लाई? टैक्स इनवाइस मीन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 में जाके पढ़ेंगे टैक्स इनवाइस क्या होता है। टैक्स इनवाइस में लिखी होती हैं कि ये गुड्स कितनी हैं, कितनी गुड बेची जा रही हैं, ठीक है ना, पर यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस कितनी बनती है और फिर इन पे टैक्स कितना बनता है और नीचे टोटल अमाउंट लिखी होती है, ठीक है ना। ये टैक्स इनवाइस होती है। और ये कौन देता है? ये जो गुड बेच रहा हो ना, सेलर उसको देता है, बायर को देता है हमेशा टैक्स इनवाइस। ये सेक्शन 23 में आएगा। अच्छा, अब आगे है अगली डेफिनेशन है सेल टैक्स अकाउंट। सेल टैक्स अकाउंट का क्या मतलब होता है? सेल टैक्स अकाउंट मीन
एन अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द डबल एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ सेल टैक्स ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट का तो आपको पता है ना, ये जो बिजनेसेस होते हैं वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक सेल टैक्स अकाउंट, और वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। बस इतना आपने याद रखना है इसमें। स्केड्यूल क्या होते हैं? स्केड्यूल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो है ना सेल टैक्स के एंड में होते हैं, इनमें सारी डिटेल होती है स्केड्यूल। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, टैक्स फ्रैक्शन। अब ये टैक्स फ्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ यहाँ हमने उसकी डेफिनेशन को समझना है। अब टैक्स फ्रैक्शन कैसे यूज़ करना है वो फिर अगले सेक्शंस में जाके आएगा। सिर्फ इसके फार्मूले को समझ लें, इसकी डेफिनेशन को समझ लें। ये एक फार्मूला है A डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए टैक्स रेट है, इसमें A जो है वो टैक्स रेट है। अब ये फार्मूला लगा के जो हमारी अमाउंट बनती है ना, मिसाल के तौर पे 100 रुपये हमने निकाला है या 200 रुपये निकाला है, तो वो 100 या 200 जो है ना उस अमाउंट को टैक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब टैक्स फ्रैक्शन में ये फार्मूला लिखा होता है, बच्चे गलती करते हैं कि इस फार्मूले को कह देते हैं टैक्स फ्रैक्शन। नहीं, जो अमाउंट निकल के आती है ना इस फार्मूले में कीमतें डाल के, वो अमाउंट टैक्स फ्रैक्शन होती है। अब ये टैक्स फ्रैक्शन क्या होती है, किस काम आती है, ये फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये समझ आ गया। ई इंटरमीडियरी। अब ई इंटरमीडियरी क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। ई इंटरमीडियरी, पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो है ना, एक पर्सन का एक बिज़नेस है और बहुत बड़ा बिज़नेस है और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है, और बार बार जो है ना वो जो ऑनर है उसे टैक्स वगैरह का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो एक बंदे को अपॉइंट कर लेता है, या किसी बैंक को अपॉइंट कर लेता है, या किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है कि आप ना मेरे FBR के साथ जो मामलात है ना वो आप देखा करो, और जो भी उसको चाहिए होता है जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपके ज़िम्मे हो गए, तो उसको कहते हैं ई इंटरमीडियरी। अब इसे समझते हैं। ई इंटरमीडियरी आ पर्सन अपॉइंटेड एज intermediary under section 52 for filing the electronic return and such other document as may be prescribed by federal board of revenue from time to time on behalf, ये पॉइंट है, मैं on behalf of a person registered under section 14। यानी वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद नहीं रिकॉर्ड भेज रहा है FBR को, वो उसने किसी पर्सन और पर्सन को हायर किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। वो पर्सन FBR के साथ सारे मामलात को देख रहा है, उसके टैक्स को देख रहा है, FBR को जो फाइल्स चाहिए होती हैं वो फाइल्स भेज रहा है, तो उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एंड अंडरटेकिंग फर्म और कंपनी। अब देखें, इसमें कंपनी भी आ गई, फार्म भी आ गई, और AOP भी आ जाता है। पहले इसको समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अंडरटेकिंग फर्म और कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट एन AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल। एस्टेब्लिशमेंट में AOP भी आ रहा है, कंपनी भी आ रही है, फर्म भी आ रहा है, अंडरटेकिंग भी आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन जो AOP की अकेली AOP की डेफिनेशन होती है उसमें कंपनी नहीं आती, याद रखना, गलत ना लगा आना। अच्छा, अब आगे डेफिनेशन है FBR रीफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। ये क्या होती है FBR रीफंड सेटलमेंट कंपनी? FBR रीफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड मींस द कंपनी विद दिस नेम एज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ये आ गया कंपनीज एक्ट 2017 फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट ऑफ सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स रीफंड क्लेम इंक्लूडिंग पेमेंट बाय द वे ऑफ इशूइंग रीफंड बॉन्ड अंडर सेक्शन 67। ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने पूछेगा, मेन सेक्शन आपने याद करके जाने हैं। ये सब याद करने बैठे तो फिर आपको साल भी कम है। अब पहले ये समझते हैं कि ये क्या होती है। आपने पढ़ तो लिया, कुछ समझ आ गई होगी, कुछ मैं समझाता हूँ। यानी FBR ने एक कंपनी बनाई, किसके तहत? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। उस कंपनी का नाम रखा FBR। अजान हो रही है, 1 मिनट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। FBR रीफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। FBR ने कंपनी बनाई कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, और उस कंपनी बनाने का मकसद ये था कि जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के रिफंड क्लेम है ना उनको सेटल्ड किया जाए। रिफंड क्लेम, अब ये रिफंड वाले चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे कि रिफंड्स क्या होते हैं, और उस रिफंड क्लेम की सेटलमेंट के लिए, यानी उन मसाइल को हल करने के लिए
चाहे वो इनकम टैक्स के हों या सेल टैक्स के। यानी ये कंपनी सेल टैक्स के रिफंड को भी डील करेगी और ये कंपनी इनकम टैक्स के रिफंड को भी क्लेम करेगी। और यहाँ याद रखने वाली ये बात है कि आपको इस एक कंपनी का नाम याद रहना चाहिए, FBI रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। दूसरा, ये कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी। और तीसरा, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि इसने सेल टैक्स और इनकम टैक्स के जो रिफंड क्लेम है ना, उसकी सेटलमेंट के लिए इस कंपनी को बनाया गया। अब आगे है क्रेस्ट। क्रेस्ट ये पढ़ते हैं। क्रेस्ट मींस, इसकी एब्रीवेशन बस बहुत अहम है। क्रेस्ट मींस कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग of sale tax return, also referred as computerized risk based evaluation of sale tax। यहाँ तक सिर्फ ये जो इसकी एब्रीवेशन है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, ठीक है ना, जो इस्तेमाल होता है FBI इस्तेमाल करता है ताकि कहीं जो है ना मेरे रजिस्टर्ड जो पर्सन हैं, जो बड़े बड़े रजिस्टर्ड लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे मुझे, वो जो शो कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं या मुझे कम शो करते हैं सप्लाई और वैसे अंडरग्राउंड कोई और सप्लाई वगैरह कर रहे हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी मज़ीद वजाहत भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कोई बिज़नेस है, एक कोई ट्रेडिंग बिज़नेस है, वो 1 लाख प्रोडक्ट ख़रीदता है एक साल में, लेकिन जब बेचता है ना, ये 1 लाख उसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना उसके पास, तो ये FBR के पास रिकॉर्ड है इसका। लेकिन जब वो बेचता है ना पूरे साल में, तो वो कोई 20,000 सिर्फ बेचता है, और फिर FBR ने जाके चेक किया, उसकी जो स्टॉक उसके पास पड़ा था वो 20,000 का पड़ा था। यानी लिए उसने 1 लाख प्रोडक्ट हैं, बेचे 20,000 हैं साल में, और 20,000 पड़ा, मतलब ये 40,000, बाकी 60 किधर गया। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए ना ये सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका नाम है कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ सेल टैक्स। ये नाम बहुत ज़्यादा अहम है, ये दोनों बैच में या किसी एक बैच में लाजमी आएगा। कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ सेल टैक्स। अब आगे है लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस। लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस मीन द ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आर सच अदर ऑफिस। यानी ये जो ऑफिस होते हैं ना, सुपरिटेंडेंट का ऑफिस या किसी अदर ऑफिसर का जो ऑफिस होता है ना, इसको लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस कहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मीन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 में हम जाके देखेंगे कि ऑफिसर्स को किस तरह अपॉइंट किया जाता है। वो जो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है उसे ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है, बिल्कुल आसान है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स रेगुलेशन जो सेल टैक्स बता रहा है। ये आगे जाके सेल, ये भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन ही है ना, हर चीज़ को वो डिफाइन कर रहा है, ये इसके अपने रूल्स हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड जहाँ भी वर्ड आप नज़र आए ना, तो उससे ये मुराद होगा कि ये रूल्स हैं जो सेल टैक्स में बनाए हैं। लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड वाला वर्ड अगर इनकम टैक्स में नज़र आता है तो फिर उसका मतलब होगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक रूल्स हैं, और अगर सेल टैक्स में नज़र आता है तो फिर इसका मतलब है कि ये सेल टैक्स के रूल्स हैं। डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में काफ़ी चीज़ें उसने इंक्लूड कर दी हैं। डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर टेप्स हैं, कंप्यूटर डिस्क्स हैं, माइक्रोफिल्म और एनी अदर मीडियम फॉर स्टोरेज ऑफ सेट डाटा। यानी FBR किसी भी फॉर्म में कोई डाटा सेव कर रहा है, या FBR का जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी भी फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा की फॉर्म में, उसका कोई उस कि रजिस्टर्ड पर्सन का कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, टेप्स है, किसी भी फॉर्म में, वो सब डॉक्यूमेंट है। तो आप बताएं कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसके MCQs करें सॉल्व। हाँ जी, रेडी हो सब? ठीक है, मेरे ख्याल में इसके तो आंसर लगे हुए हैं, फिर आगे जो आएंगे ना कुछ चैप्टर्स उनके मैंने नहीं लगाए, तो वो आप फिर सॉल्व करवाना मुझे। अच्छा, सबसे पहला अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 क्रेस्ट का क्या मतलब है? ये इसका C ऑप्शन होगा, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन। याद रखना, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ सेल टैक्स। एक्टिव टैक्स पेयर अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। एक्टिव टैक्स हु इज ब्लैक लिस्टेड, क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर है? नहीं,
वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होता। जो ब्लैक लिस्ट हो वो नहीं होता। हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, ये भी नहीं। हुज रजिस्ट्रेशन इज ब्लॉक्ड, ये भी नहीं। नन ऑफ अबव, तो मतलब ये नहीं होंगे, ये तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होते। वो पूछ रहे एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है, और वो तो उसने खुद भी नहीं बताया था। उसने बताया था कि ये जो पर्सन हैं ये एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, इनके अलावा सब एक्टिव टैक्स पेयर हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड है तो वो तो इस लिस्ट से ही बाहर निकल गया ना, वो तो हो ही नहीं सकता एक्टिव टैक्स पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मीन्स एक्टिव टैक्स पेयर, ये बिल्कुल आसान हमने पढ़ा। हु फेल्स टू फाइल, जिसने 2 कंसेक्टिव टैक्स ना पे किए हों, या जिसने इनकम टैक्स पे ना किया हो, या जिसने विद होल्डिंग टैक्स पे ना किया हो, ठीक है ना, 2 कंसेक्टिव विद होल्डिंग टैक्स। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? Who fails to file the return by the due for 2 consecutive, who fails to file income tax return by due date, who fails to furnish, इसने अपने से लिखा है wealth statement by due date, who fails to submit 2 consecutive withholding tax। इसका कौन सा ऑप्शन है? हाँ, none of above। ये तो एक्टिव है ही नहीं ना, ये ऊपर वाले जो एक्टिव है ही नहीं। अच्छा, आगे बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एक्टिव टैक्स पेयर, इनमें से कौन सा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, बताओ। अ पर्सन हु इज ब्लैक लिस्टेड, अ पर्सन हु रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, अ पर्सन हु फेल टू सबमिट 2 कंसेक्टिव विथहोल्डिंग टैक्स। नन ऑफ अबव, ये तो एक्टिव टैक्स पेयर है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पर्सन अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। अब देखें, पर्सन इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है, लोकल गवर्नमेंट भी पर्सन है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट भी पर्सन है, फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर जो सब डिवीजन गवर्नमेंट है वो भी पर्सन है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सन है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पर्सन है, एओपी भी पर्सन है, फॉर्म भी पर्सन है, तो ये सारे ऑल ऑफ अबव। या यहाँ इसने ऑप्शन कम दिए हैं, ऑल ऑफ अबव आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पर्सन, अब इनमें से पर्सन कौन सा नहीं है? लोकल अथॉरिटी, ये तो पर्सन था, हमने देखा था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी पर्सन था। फेडरल गवर्नमेंट, तो नन ऑफ अबव ऑप्शन आएगा। आगे है द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ। मैंने आपको कहा था कि ये पार्टनरशिप वाली डेफिनेशन, इसमें पार्टनरशिप वाली डेफिनेशन की बू आती है, ठीक है ना। तो ये आप फार्म को पार्टनरशिप के सेंस से आपने समझना है, तो फार्म इसका ऑप्शन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एओपी, एओपी में कौन से नहीं होते? फार्म भी होता है, हिंदू HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, नन ऑफ अबव, ये तो डी ऑप्शन ठीक होगा। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, एओपी इंक्लूड्स कंपनी, एओपी डज नॉट इंक्लूड कंपनी, एओपी यही ऑप्शन है ना, एओपी डज नॉट इंक्लूड कंपनी। आइडेंटिफाई द पर्सन हु डज नॉट रिप्रेजेंट कंपनी, ठीक है ना, हु डज नॉट रिप्रेजेंट कंपनी अंडर सेल टैक्स। सेल टैक्स के अंडर कौन सी कंपनी नहीं है? ट्रस्ट तो कंपनी थी, फाइनेंस सोसाइटी भी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी थी। ये आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये इसकी डेफिनेशन में आते थे, एओपी की डेफिनेशन में ये, लेकिन ये कंपनी की डेफिनेशन में ये वाला वर्ड नहीं आया था। ये तीनों कंपनीज हैं, मुदारबा भी कंपनी है। अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 इस्टेब्लिशमेंट मेन, इस्टेब्लिशमेंट इंडिविजुअल, इस्टेब्लिशमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो कंपनी वाली हो, APO वाली हो, फार्म वाली हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं आती। पर्सन में की जो सारी चीज़ें थी वो नहीं होती। AOP भी आ जाती है, फार्म भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें, कंपनी भी आ जाती है। इंडिविजुअल पर्सन और AOP, ये जो है ना ऑल ऑफ अबव ऑप्शन होगा। अच्छा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मीन्स, अब ये कुछ चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, ये इसलिए मैंने इनको निशान लगाया हुआ है कि ये जो है ना ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30, इसके चांसेस कम है इस तरह के MCQs के आने के, मेन सेक्शंस के बारे में वो पूछेगा, लेकिन बहरहाल आपने इसने लिखा है तो हमने भी उसे क्लिक कर दिया। डिफ़ाल्टर मीन अ पर्सन, डिफ़ाल्टर कौन होता है? डिफ़ाल्टर हु फेल्स टू पे, उसने ये वाला उठा के इधर ही लिख दिया, उसमें थोड़ी गलती हो गई है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। डिफ़ाल्टर मीन्स हु फेल्स टू पे एरियर्स, ठीक है ना, वो डिफ़ाल्टर होता है। ए ऑप्शन ठीक है। फल्सिफाइंग द टैक्स इनवाइस, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इनवाइस को फल्सिफाई करना टैक्स फ्रॉड था। अ पर्सन हु रिपोर्ट कंसीलमेंट और इवेशन ऑफ सेल टैक्स or tax fraud to the tax department,
यानी जो कंसीलमेंट करता है, जो बताता है टैक्स फ्रॉड के बारे में, वो विसल ब्लोअर कहलाता है। अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 डॉक्यूमेंट में क्या था? टेप्स थी, डिस्क थी, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 19 एक्सक्लूसिवली रिलेट टू द डेफिनेशन। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में है। सेल टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, हम अभी सेक्शन 2 ही पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2 काफ़ी लेंथी है और सेक्शन 2 सेल टैक्स में ही मुश्किल है, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही मुश्किल है। एनी इकोनॉमिक, अब ये कुछ हैं, ये अगले आने वाले टॉपिक से रेलिवेंट है, तो ये अभी नहीं पढ़ाया आपको, वैसे पढ़ लेते हैं, आप याद कर लेना है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन, उसे टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं। अभी आएंगी इसकी डेफिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर द सेल टैक्स। अब सप्लाई क्या है, ये आपको बहुत मैंने टाइम लगाया था इस पर, आपको पता होना चाहिए। सेल ऑफ गुड, ऑक्शन, पुटिंग गुड इनटू द प्राइवेट यूज, बिजनेस, नॉन बिजनेस, वो भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सप्लाई कंसीडर होती है, और हायर परचेज एग्रीमेंट भी सप्लाई कंसीडर होती है। टाइम टू सप्लाई इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड मीन्स, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? द टाइम एट विच द गुड आर डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट्स, the time when any payment is received by supplier in respect of that supply। यानी उस ये इधर ऑफ ए एंड ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ठीक होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी जब गुड डिलीवर की जा रही है वो, या उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट रिसीव की जा रही है लेकिन गुड नहीं दी जा रही, तो वो भी टाइम ऑफ सप्लाई, वो टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक है, या बोथ भी वो कह सकता था, बोथ भी ठीक होता है। The series of transaction between buyer and seller from stage of first purchase to the stage of final, ये तो अभी हमने देखा है, इसको supply chain कहते हैं। Any amount payable under the provision of Sale Tax Act 1990 is named as, any amount payable, ये सेल टैक्स की जो डेफिनेशन है ना अभी आएगी, तो ये कुछ उसने MCQs आगे आने वाले चैप्टर्स के, आगे आने वाली डिटेल के वो पहले दे दिए हैं, तो ये जब वो पढ़ेंगे तो आपने जब घर में रिवाइज करना है ना, तो एज अ होल ही रिवाइज करना है, तो ये टॉपिक वहाँ कवर हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। फार्मूला ऑफ टैक्स फ्रैक्शन अंडर द सेल टैक्स एक्ट, तो ये फार्मूला था A डिवाइडेड बाई 100 प्लस A। अच्छा, सेल टैक्स में बी इन फॉर्म ऑफ, ये डेफिनेशन भी आएगी। ये जो सेल टैक्स की डेफिनेशन है ना, एक ये MCQs और एक ये वाला 22 और 24, ये सेल टैक्स की डेफिनेशन से रेलिवेंट MCQs है, तो ये भी आएगा। और ये टैक्स पीरियड के बारे में भी आएगा, ये तो काफ़ी आगे जाके आता है, लेकिन आप याद कर लो, अ पीरियड ऑफ 1 मंथ अंडर द सेल टैक्स पीरियड। लेकिन सिर्फ 1 मंथ नहीं होता, डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो डिफरेंट टाइम पीरियड भी होते हैं। वो जब रिटर्न वाला हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बताएं कि ये कुछ